प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी यानी रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा 17/8/2022 में पूछे गए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपका डेली बाय डेली 10 का दम चल रहा है। रेलवे की परीक्षा में ये बहुत ही फायदा करने वाला है, चाहे आपका ग्रुप डी का परीक्षा हो, चाहे एएलपी का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, चाहे एनटीपीसी का हो। किसी भी रेलवे की वैकेंसी में यह सभी प्रश्न और यह जो 10 का दम सीरीज चल रहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला आपके लिए। सभी प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। जो प्रश्न जितना अच्छा से तैयार करेंगे वह प्रश्न उतने कम समय में आपका सवाल लगेगा। और ध्यान रहे, यदि कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा तो ट्रिक बन जाएगा और वह आपके लिए बहुत कम समय में सवाल लगने लगेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कहता है कि 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए। कितना छोटा सा सवाल दिया है, रेलवे बोर्ड ने कितना छोटा सा सवाल आपके लिए दिया है। कह रहा 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए। यह प्रश्न यदि आप गलत कर दिए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये सब प्रश्न सेकंडों का है और गलत नहीं होना चाहिए। देखिए 36 सेंटीमीटर है, इसे सेंटीमीटर हटाने के लिए क्या करना होगा, 100 से भाग करना होगा तो हो जाएगा क्या, मीटर। अगर मीटर को हटाना है यानी किलोमीटर में करना है तो पुनः 1000 से और भाग करना होगा, तब ये हो जाएगा क्या, टोटल किलोमीटर में। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 जीरो है तो 5 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 36 में 3 1 2 3 4 5 अंक पे दशमलव किलोमीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। और उत्तर नंबर आपका 4 सवाल का होगा, जिसे आप टिक करोगे। 1 सेकंड में, 1 सेकंड क्या 2-4 सेकंड जाते जाते सवाल का उत्तर। या यहां पर देखोगे क्या है, सेंटीमीटर है, किस में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है। तो ध्यान रहे, सेंटीमीटर को 100 से भाग देकर किस में बदला जाता है, मीटर को। क्योंकि देखो ध्यान दो, 100 ऐसे कहें कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 क्या होता है, मीटर होता है। क्या ये बात समझ जाएंगे ना। इसी प्रकार से आपको क्या बदलना होता है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, अब मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग। तो इसलिए हमने 100 और 1000 मतलब 5 जीरो से भाग किया तो 5 अंक पर दशमलव लग जाएगा और सवाल का उत्तर बन जाएगा। अब आपके परीक्षाओं में और भी जब इस प्रकार से प्रश्न पूछे, जैसे कभी कभी आपके परीक्षा में पूछता है कि कोई मीटर प्रति सेकंड चाल दिया जाता है, उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है। तो जब भी मीटर प्रति सेकंड चाल दिया गया हो, इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो इसे 18/5 से गुणा करते हैं। और कोई चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 5 कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से। जैसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी गई है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से भाग यानी गुणा। 18 चौक 72, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल होगी। इस प्रकार से यूनिट को बदलने वाला सवाल आता है जो आपके परीक्षा में, और इसे आपको गलत कतई नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है यदि किसी घन का फलक, एक फलक घन, आप जानते हो घन क्या होता है, ऐसा होता है। घन ऐसा होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। ये बराबर, ये सब भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और घन में कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। घन में कितने फलक होते हैं बाबू, तो घन में 6 फलक होते हैं और 6 फलक समान होते हैं। और ये क्या कहता है कि घन के एक फलक का परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। अगर घन का एक फलक ले ले तो एक फलक क्या हो गया, ये हो गया। और इसका
परिमाप मतलब इसकी सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाएं कितनी हैं? 4। 4 भुजाएं समान है तो इसका परिमाप बराबर क्या होता है? 4a, और ये बराबर किसके है? 24 सेंटीमीटर के। तो 4 छक 24, यानी इसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। एक भुजा कितनी की होगी? 6 सेंटीमीटर, यानी इस घन की एक भुजा 6 सेंटीमीटर। कह रहा घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन का सूत्र याद रखो। क्या याद रखोगे आप? घन का आयतन याद रखोगे, आयतन। और घन का आयतन होता है भुजा का 3 घात, यानी 6 की 3 घात, यानी 6 के 36 छक्का 216। 216 घन सेंटीमीटर सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर चौथा आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से अब देखो घन दिया है, घन का आयतन आपने लिख लिया। घन का आयतन बराबर हो गया भुजा की 3 घात। घन का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया कह सकते हैं, TSA बराबर क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है। घन का सरफेस एरिया टोटल 6a स्क्वायर होता है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा की 3 घात। घन का विकर्ण क्या होता है? डायगोनल। घन का विकर्ण क्या होता है? भुजा √3 होता है। यह सूत्र आपको घन में याद रखना है, ताकि आपका कोई भी प्रश्न अगर घन से आए तो गलत ना हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, या फिर मैं यहीं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि घनाभ होता है। एक घन है, एक घनाभ है। घनाभ कैसा होता है? जैसे संदूक या बक्सा। शादी विवाह में बक्सा मिलता है कि नहीं मिलता है? बड़ा बड़ा बक्सा मिलता है, वही बक्सा संदूक। घनाभ वही क्या है? घनाभ। अब घनाभ का आयतन क्या होगा? वैल्यूम। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है? ऊंचाई। घनाभ का जो टोटल सरफेस एरिया है TSA क्या है? 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में HL ये होता है। घनाभ का जो डायगोनल होता है विकर्ण होता है। सवाल कभी कभी कैसे आता है कि एक घनाकार कमरा है, घनाकार बॉक्स है, उसमें अधिकतम लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, तो उस लंबाई उस छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा जा सकता है। या अधिकतम लंबाई का बांस रखा जा सकता है, तो उस बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वही सूत्र यहां होता है। तो अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर, यह आपका सूत्र होगा। तो देखो बाबू, ऐसा है कि ये जो चैप्टर हैं, जो क्षेत्रमिति वाले हैं, यदि इसके सूत्र आपको नहीं याद है तो सवाल आप नहीं लगा पाते हो। ऐसा नहीं, बिल्कुल जब सवाल आप लगाओगे तो धीरे धीरे सूत्र याद हो जाएगा और फिर आपके सवाल लगने लगेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आज 10 के दम में 10 प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण है। देखो ये सवाल आपको पेपर में जैसे मिला देखते भर में उत्तर आप दे सकते थे। देखो क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है? कौन सा समीकरण? द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण? द्विघात समीकरण। यहां देखो 2 घात किसी में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहां 2 घात दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। यहां देखो 2 घात दिख रहा है, हाँ, लेकिन यहां तो त्रिघात है। बात समझ रहे हैं? ट्राइनोमियल है। अब देखो यहां क्या है? 1/2 घात है, तो ना ये है ना ये है। सवाल का उत्तर हो जाएगा बा, ऑप्शन नंबर बा। द्विघात समीकरण कौन सा है? ये ऐसा समीकरण जैसे ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, ये क्या है? 2 घात समीकरण है। इसमें जो अधिकतम पद का वर्ग है या समीकरण है, घात है, वो 2 घात है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वही क्या है? द्विघात समीकरण है। बात समझ रहे हैं ना? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सब प्रश्न आपको देखते भर में उत्तर देना था, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी इस ऑप्शन में बी है, वही आपका उत्तर है। अब ऑप्शन नंबर बी में देखो, अगर हम कहें 2 में डी है, 3 में क्या है? बी, तो हमको लगाना क्या है? 3 लगाना। यहां देखो थोड़ा सा गेम हुआ है। आप अगर जल्दी करोगे तो आपका सवाल आता हुआ उत्तर गलत हो जाएगा। यहां 2 आप टिक करोगे, गलत नहीं, 3 टिक करेंगे, क्योंकि 3 में क्या है? हमारा उत्तर नंबर बी है। थोड़ा सा घुमाकर ऑप्शन दिया है बस। सवाल तो बहुत अच्छा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। आगे अगला सवाल है आपका कि एक त्रिभुज ABC ऐसा कुछ हम बना लेते हैं। हमें ये पता नहीं कि न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। भाई यहां देखो एक कोण कितने अंश का दिया है? 40 है। और एक कोण माना ये A है, ये B है और ये क्या है? C है। एक कोण 40 अंश है और दूसरा B कोण कितना है? 70 अंश का है। और
कह रहा है कि तो बहिष्कोण किसका, बहिष्कोण ए का मान, ए का बहिष्कोण बताना है, यानी ए की कोई एक भुजा बढ़ा दो, चाहे ये भुजा बढ़ा दो चाहे ये भुजा बढ़ा दो। अगर ये भुजा बढ़ा रहे हो तो इस पर बना कोण बहिष्कोण ये होता है, यही क्या है, बाह्य कोण है, यही क्या है, बाह्य कोण है। अगर बात समझ में आया, अगर त्रिभुज आपने कुछ ऐसा ही बनाया है, माना कि ए बी और सी बनाया है, और ये वाली भुजा आपने बढ़ा दी, ये वाली भुजा बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी, तब यहां पर बाह्य कोण बन जाएगा, तो बनेगा बाह्य कोण यहां पर बनेगा। बात समझ गए ना। अगर ये 40 अंश है तो ये क्या होगा, आपको पता है एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण, जिसे हम सरल कोण कहते हैं या इसे हम रिज कोण कहते हैं। बातें समझ में आ जाएंगी, जिसे हम सरल कोण कह सकते हैं या रिज कोण कह सकते हैं। चूंकि यहां पर हम मान लेते हैं थीटा, यानी थीटा प्लस 40 अंश बराबर किसके होगा, 180 अंश के, तो 40 घट जाएगा तो उत्तर क्या आ जाएगा, थीटा का मान 140 अंश। सवाल का उत्तर आप देखते भर में उत्तर दे सकते थे कि यदि ये 40 है और एक सीधी रेखा में 180 अंश का कोण बनता है, अगर ये 40 है तो 180 माइनस 40 बराबर 140 अंश। सवाल का उत्तर हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे सेव एज नेक्स्ट करके। बातें समझ में आ जाएंगी ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपया है और उसका विक्रय मूल्य 2375 रुपया है। क्रय मूल्य सीपी आपका कितना दिया गया है, 2500 रुपया दिया गया है, और एसपी यानी सेलिंग प्राइस 2375 रुपया दिया गया है। इसका प्रतिशत हानि ज्ञात करो। तो देखो सीधा सा सवाल 5 सेकंड में लगेगा। 2500 रुपये में आपने क्या किया, खरीदा, 2375 में बेचा, तो घाटा कितना हो रहा है, 125 का घाटा हो रहा है। तो सूत्र याद करो, प्रतिशत हानि बराबर, या हानि का प्रतिशत बराबर हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणे में 100। यही सूत्र आपको याद रखना है। 125 का घाटा बटे में 25, 100 गुणे में क्या लगाना है, 100। सवाल का आप उत्तर पा जाओगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 पंचे 125, यानी 5% का आपका क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। सवाल का उत्तर हो जाएगा। कितने का घाटा हो रहा है, 5% का घाटा हो रहा है इस क्रय और विक्रय में। बातें समझ में आ जाएंगी ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न कह रहा है एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं, 11 संख्याएं। एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। तो कह रहा है छठी संख्या ज्ञात करो। देखो बाबू कुछ इस प्रकार से सवाल है, औसत से सवाल है। कहां से सवाल है, औसत से। अगर मैं कह दूं 3 संख्याएं हैं, आगे से 2 संख्या, पीछे से 2 संख्या, और कुल कितनी संख्या, 3 संख्या। कहते नहीं बत्तख के आगे बत्तख, बत्तख के पीछे बत्तख और बत्तख के बीच में बत्तख। तो बताओ कितने बत्तख। देखो बत्तख के आगे बत्तख, बत्तख के पीछे बत्तख और बत्तख के बीच में बत्तख। तो बताओ कुल कितने बत्तख। तो भैया कितना बत्तख, 3 बत्तख। यही यहां पर चल रहा है। तो कुल 11 संख्याएं हैं, प्रथम से 6 संख्या, लास्ट से 6 संख्या, तो कुल मिलाकर कितनी हो गई, 12 संख्या। लेकिन इसमें एक संख्या है जिसे हम डबल बार इधर से भी काउंट किए हैं। अब औसत का सवाल लगाना है तो कैसे लगाते हैं, देखो एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्या, 11। अच्छा एक सूत्र और बता दो, योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। क्या होता है, औसत गुणे संख्या। अगर नहीं याद है आपको तो आप ऐसे याद करो कि भैया औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग और बटे में पदों की संख्या। आप ऐसे याद रख सकते हो, पदों का योग बटे में पदों की संख्या। मैं तो याद कर रखता हूं ऐसे, दोनों याद रखो जो आपको याद हो जाए। योग बराबर औसत गुणे संख्या। तो यहां देखो औसत कितना है, 41 है, संख्या कितनी है, 11। तो इसका योग कितना है, 11 एकन 11, 11 चौक 44, 1 45। ये आ गया कुल 11 संख्याओं का योग आ गया। कह रहा पहली 5 संख्या, पहली कितनी भैया, पहली 5 संख्या का औसत 18 है। तो चलो मैं लिखता हूं 5 गुणे में 18, 18 पचे 90।
पहली 5 संख्या, और कह रहा है कि अंतिम 5 संख्या का औसत। अंतिम कितनी संख्या? 5 संख्या, तो 5 से गुणा करो, कितना? 64। 5 चौके 20 के शून्य, 5 छक 30, 2 32। बात समझ गए ना? अब देखो कि इन्हें जोड़ोगे तो 0, 9 2 11 के 1, 3 1 4, 410 आ गया। अब ध्यान देना, 5 संख्या शुरू से, 5 संख्या अंतिम से, तो कुल कितनी संख्या? 10। अगर इसमें से हम घटा देते हैं, यानी 410 में से, 451 में से, कुल 11 संख्या में से 410 अगर हम घटा देते हैं तो बचती कितनी है? 41। यानी जो 66वीं संख्या थी, भाई 66वीं संख्या कैसे आई? इधर से देखो, 1 2 3 ऐसे कहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 संख्या इधर से हो गई, 1 2 3 4 5, 5 संख्या इधर से हो गई, तो इसको भी और इसको भी आपस में घटा दिया गया तो बच गई ये संख्या। सवाल का उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ जाएंगी ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एकदम डिटेल में समझो और शॉर्टकट में लगाओ। बस इस सवाल में लगाना कैसे था समझो। 11 गुणे 41, 11 गुणे 41, इसी में माइनस करना है क्या? 18 गुणे में 5 और प्लस में 64 गुणे में 5, सवाल का उत्तर हो जाएगा। बस इतना सा ही करना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 430 है। दो संख्याएं हैं जिनका योग 430 है। कह रहा उनका मासा, महत्तम समापवर्तक 43 है। दो संख्याएं मासा मतलब HCF या फिर GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं? मासा कहते हैं। और ये मासा कितना दिया इसका? 43, 43 दिया। अगर मासा 43 दिया है तो पहली संख्या जो होती है, पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी बताइए? पहली संख्या 43x हो जाएगी और दूसरी संख्या जो होगी वो 43y होगी। और इन्हीं का योग दिया है, 43 प्लस में 43y बराबर में क्या दिया है? 430। देखो 43 कॉमन लेके 43 कट देंगे तो बचेगा क्या? x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा? 10। अब आप समझो x प्लस वाई बराबर जो 10 आया है, ये कैसे आ सकता है? 1 प्लस में 9 बराबर 10 और 2 प्लस में 8 बराबर में 10, 3 प्लस में 7 बराबर में 10, 4 प्लस में 6 बराबर में 10, 5 प्लस 5 बराबर में 10, इससे ज्यादा नहीं। अब देखो इनका मासा निकाला जा सकता है, इनका मासा निकाला जा सकता है, इनका मासा निकाला जा सकता है। तो ये जोड़े तो संभव नहीं है। कौन से जोड़े? ये जोड़े संभव नहीं, ये जोड़े संभव नहीं, यही जोड़े संभव है। तो 23 एकम 23, क्या 23 करके ऑप्शन में है? नहीं है, कोई ऑप्शन 23 करके है नहीं भाई। 23 एकम 23 और 23 नवा में करना है आपको, 23 नवा में करना है। यहाँ देखो 23 से 23 तिया कितना भैया? 23 कितना आया यहाँ पर? 1 मिनट, 43 है, 43, सॉरी भाई। मासा जो आपका है वो 43 है, तो 43 एकम 43 होना चाहिए। क्या 43 है ऑप्शन में? नहीं। 43 तिया तो 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 129 करके कोई ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल है, यानी सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब 43 एकम 43 और 43 सत्ते 301, यह सवाल का उत्तर बनाएगा। यही एक तरीका होता। इसे जैसे आपकी परीक्षा में लगाना है, जब मासा 43 दिया है, मासा 43, तो 43x प्लस 43y बराबर आपको 430 लिखना है तत्काल। और उसके बाद आपको ध्यान देना है कि 43 कट गया, यानी x प्लस वाई बराबर क्या आ गया? 10। 10 कौन सी दो सहभाज्य संख्याओं का योग बनेगा? तो 1 और 9 का बनेगा और 3 और 7 का बनेगा। अब देखो 43 से गुणा दोनों में, 43 से दोनों में गुणा, 43 से गुणा, जो भी ऑप्शन मिल जाए। 43 एकम 43 है? नहीं है, तो उत्तर नहीं। 43 यहाँ है 129, सवाल का उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर चौथा सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से सेकंडों में आप लगा सकते हैं। बस समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। देखो जब आप परीक्षा में बैठोगे तो यही सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। मेहनत करोगे तब आसान होगा, ऐसे नहीं। मेहनत करने से, लगातार प्रश्न को लगाते रहने से प्रश्न आसान हो जाएगा। कह रहा निम्नांकित चार्ट वर्ष 2012-2016 तक विभिन्न वर्षों के दौरान संगठन के उत्पादन को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न क्या पूछ रहा भैया? 2015 से 2016 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? 2015 से 2016 तक
उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई थी, तो देखो उत्पादन में वृद्धि हुई है, ये हुआ है 12.6, यानी 12 से प्लस है 12.6, और ये 18 से ज्यादा है 18.9, 12.6 से बढ़कर 18.9 हो गया है। जरा देखो कितना बढ़ गया है, तो भैया 9 में से 6 गए 3, और 18 माइनस 12 बराबर 6, 6.3, भाई 12 6 18 यानी 6 3 9, 6.3 बढ़ा। वृद्धि बटे में प्रारंभिक मान रखना है, 12.6 गुणे में 100 लगा देना है। देखो 63 दूना 126, दशमलव से दशमलव कट ही गया, 2 पंचे 10, यानी 50% की क्या हो रही है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है। ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में आए तो आप सेकंडों में लगा पाएंगे, बहुत कम समय में, क्योंकि भैया 40 सेकंड ही तो आपके पास होता है एक प्रश्न की दृष्टि से, इसलिए आपको लगाना है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो 40 सेकंड से क्या 2-2 मिनट ले लेते हैं, तो ऐसे में जो प्रश्न आपको आसान या जो प्रश्न आप हल करते आए हैं वो आप कम समय में जरूर लगाएं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका देखिए कहता है 2 मीटर भुजा वाला, देखिए दिया है कि 2 मीटर भुजा वाला एक घनाकार पानी की टंकी में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार इनलेट लगा है। इनलेट मतलब एक घनाकार पानी की टंकी है, एक घनाकार पानी की टंकी है। पानी की टंकी कैसी है, घनाकार है, और इसमें कोई इनलेट पाइप लगी हुई है, इनलेट पाइप लगी हुई है, बात समझ गए ना। इसमें कोई एक इनलेट पाइप लगी हुई है, और ये पाइप क्या कर रही है, इस टंकी को क्या है, भरने का काम कर रही है, टंकी को भरने का काम कर रही है। इस टंकी की जो त्रिज्या है, इस पाइप की त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। समझ रहे ना, टंकी में त्रिज्या, टंकी में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार इनलेट लगा है, गोल सा लगा है, और यदि पानी का बहाव 2 मीटर, यानी इसमें से जो पानी का बहाव है, जो पानी आ रहा है इसमें से जो पानी आ रहा है वो 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, गति से आ रहा है। कह रहा इसके द्वारा इस टंकी को पूरा जुबेजुब भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो भरने में लगा समय आप लिख सकते हो, भरने में लगा समय, देखो मैं लिखता हूं एक लाइन में, भरने में लगा समय बराबर टंकी का आयतन, क्या लगाओगे, टंकी का आयतन, और बटे में पाइप के द्वारा प्रति सेकंड में गिराए गए पानी का आयतन। टंकी और टोटी लिख सकते हैं, इनलेट पाइप के द्वारा लिख सकते हैं, जो चाहे लिख सकते हैं, है ना, टोटी लिख देते हैं। टोटी के द्वारा टंकी में पानी प्रति सेकंड, जैसा चाहे वैसा आप समझ सकते हैं कि भैया टोटी के द्वारा टंकी में प्रति सेकंड कितना पानी गिराया जा रहा है। तो देखो टंकी का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी भुजा की 3 घात, और देखो कितना मीटर भुजा वाला है, 2 मीटर, तो भैया 2 मीटर लंबी है, 2 मीटर चौड़ी है, 2 मीटर ऊंची। एक चीज और समझ लेना, यहाँ सेंटीमीटर में दिया या मीटर में, तो सबको सेंटीमीटर में बता दें। अगर सबको सेंटीमीटर में बदल देंगे तो उत्तर किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड। जैसे इन्हें देख लो, 200 सेंटीमीटर प्रति सेकंड पानी हुआ कि नहीं हुआ, भाई 2 मीटर बराबर क्या, 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पर टंकी है 2 मीटर भुजा, तो इसे हम लिख देते हैं 2 मीटर भुजा मतलब 200 मीटर, 200 सेंटीमीटर गुणे में 200 सेंटीमीटर गुणे में 200 सेंटीमीटर, और बटे में जो टोटी है पानी है, ये वृत्ताकार, ये कैसा है भैया, बेलनाकार है, बेलनाकार है, तो इसमें पाई आर स्क्वायर क्या लगाएंगे भैया, पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे। और कितना है भैया, देखो और कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसे ही हमें भरना है, चलो भरते हैं। देखो 200 गुणे में 200 गुणे में क्या लगा देते हैं 200, और बटे में पाई का मान होता है 22/7, और देखो आर का मतलब 3.5 गुणे में 3.5 गुणे में ऊंचाई कितनी है 200। क्या इतनी बात समझ गए ना, 200, इतनी बात समझ में आ जाएगी। और ध्यान देना, अब ये जो सवाल आएगा ये उत्तर किस में आएगा, इसमें किस में आएगा बता दो भाई, ये सेकंड में आएगा, और यहां पर दिया है मिनट और घंटा दिया गया है, बात समझ गए ना।
यहाँ मिनट मिनट घंटा दिया गया है। तो एक काम करते हैं हम सभी लोग, ऐसे में ये सेकंड में आया है तो चाहे इसे मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे। जब 60 से भाग करेंगे तो यहाँ 60 से गुणा करना पड़ेगा। बात समझ गए ना। अब देखो एक अंक 2 अंक से 2 दशमलव खत्म, 7 पचे 35, ठीक है ना 35। अब देखना 5 दूनी 10, 10 से 10 जीरो और जीरो से जीरो खत्म, ठीक है ना। अब चलिए 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो गया, ठीक है ना। बातें समझ में आई। अभी और काटते हैं, थोड़ा सा यहां मिटा कर देखते हैं, समझ लेते हैं। चलो कभी कभी कुछ सवाल ज्यादा समय में लग जाता है। देखो यहां पर दिया है 200, 200 और 200 और बट्टे में बचा क्या है 22, गुणे में कितना बचा है 35 और गुणे में क्या बचा है 3। अब देखो 35 को हम ऐसे काट सकते हैं 2 से, 2 11 में 22 और 2 एकम 2, ठीक है ना। 5 से काट दो, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या आ गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 के साथ 2 दूनी 4 सॉरी 2 दूनी 4 ले लो आप, 2 दूनी 4 है ना 4000, ठीक है ना। बात समझ गए। और बटे में 11 सते 77, 77 तिया ले लो, 77 तिया कर सकते हो, 7 त्रिक 21, 11 सते 77 लिख लो, गुणे में 3, 3 सते 21 के 1 हासिल आए 2, 3 सते 21 2 23, ठीक है ना। अब 4000 में आपको क्या करना है 231 से भाग करना है। कितनी बार जाएगा एक बार 231। देखो 9 और 6 और यहाँ क्या बचा 1, जीरो उतारोगे। अब कितनी बार जाएगा 23 से, तो कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 2 16, यानी 17 मिनट 3 सेकंड, ऐसे 17.3 मिनट सवाल का उत्तर आएगा। थोड़ा सा बड़ा हुआ कैलकुलेशन, बस आपको ये समझना कि सवाल कैसे लगेगा। कभी कभी मैंने कहा ना परीक्षा में एक आध सवाल बहुत बड़े आ जाते हैं जिसे आपको 2 मिनट 1 मिनट लगाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्न पाई चार्ट वैज्ञानिक कैलकुलेटर, कह रहा भैया एक पाई चार्ट आपको दिया गया है। ये पाई चार्ट कैसा दिया गया, निम्न पाई चार्ट एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर के निर्माण में किए गए व्यय के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा संदर्भ डायरेक्ट लेबर कास्ट, प्रत्यक्ष श्रम लागत। डायरेक्ट लेबर का देखिए क्या दिया है भैया, डायरेक्ट लेबर कास्ट जो दिया है कितना 24%, यानी प्रत्यक्ष श्रम लागत। फिर दिया है डायरेक्ट मटेरियल कास्ट, भैया ये देखो डायरेक्ट मटेरियल कास्ट 30% दिया गया है। फिर दिया है प्रत्यक्ष सामग्री लागत है। फिर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन कह सकते हैं। फिर एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, प्रचार नहीं होता, बात समझ रहे हैं। 5 रुपए की फेयर लवली लगाओ और गोरा एकदम सुंदर चेहरा पाओ, है कि नहीं। तो क्यों नहीं भैंस को लगा दिया जाए, 5 रुपए में ही सुंदर हो जाए। क्यों भाई, बात समझ रहे हैं। वही वाला ऐड फेयर लवली वाला, बात समझ गए कि नहीं। फेयर लवली वाला ये बता सकते हो 5 रुपए में कोई सुंदर हो सकता है। 5 रुपए तो एक चाय भी नहीं मिलती है, बताओ 5 रुपए में सुंदर कर रहे हैं। तब भैंस को लगा दो या कौवे को लगा दो, सुंदर हो जाए, क्या दिक्कत है। अब ये सब चेहरा सुंदर हो पाएगा, जो नेचुरल है सुंदर हो पाएगा। भाई काला है तो काला ही रहेगा। 5 रुपए में सुंदर करने चलते हैं ऐड करके, लेकिन वो करोड़ों रुपया ले लेते हैं तब जाके ऐड करते हैं। वो पहले से सुंदर रहते, पहले माटी उटी लगा लेते हैं, मोबिल ओबिल लगा ले तो छुड़ा ले तो जाने, फिर 5 रुपए में सुंदर कर ले तो जाने। लेकिन नहीं, मैटर क्या है भैया, बस प्रचार है, ऐड है, 10% खा गए। थोड़ा सा क्या है, जनता भी सोचती है 5 रुपए में सुंदर हो जाए, तो ठीक है हो लो, क्या करेंगे। कह रहा एडवर्टाइजमेंट का कितना रुपए है भैया 10%। फिर कह रहा कि ये सारी बातें जो है ठीक है, लेकिन कह रहा यदि 500 कैलकुलेटरों का निर्माण किया जाना है, कह रहा उन पर प्रत्यक्ष लागत 1 लाख रुपया है। कौन सा भैया, प्रत्यक्ष श्रम लागत, प्रत्यक्ष डायरेक्ट लेबर कास्ट जो 24% है, और ये 24% बराबर किसके है 1 लाख के। 1 लाख के, देखो 1 लाख के। अब ध्यान देना, अगर हम 24% का मान 1 लाख निकाल लिए तो हम कह भैया टोटल खर्च कितना आ रहा बटे में 24। अगर हम कहें कि 24% बराबर 1 लाख, तो टोटल ये 100% का ग्राफ होता है,
ये 100% का ग्राफ होता है या 360 अंश का ग्राफ होता है। हम 100% का मान निकाल लें तो 100 से गुणा कर देंगे, ये हमारा टोटल खर्चा आ गया। और ये 500 कैलकुलेटर का टोटल खर्चा है। अगर इसमें हम क्या कर दें, 500 से भाग कर दें तो एक कैलकुलेटर का लागत आ जाएगा। एक कैलकुलेटर का लागत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। यहां 500 से भाग कर दें तो एक कैलकुलेटर की लागत आएगी कि नहीं आएगी, बताओ। अगर 1 लाख रुपया 24% तो 1% बराबर बटे में 24 और 100 से दोनों तरफ गुणा यानी 100% लागत और 500 भाग देंगे तो एक कैलकुलेटर का दाम आएगा। और कह क्या रहा है कि हम कैलकुलेटर को विक्रय मूल्य कितना रखे ताकि हमें यानी निर्माता को 44% का लाभ हो। भैया 144% रख दो, सीधे बात खत्म हो जाएगी। 144 रख दिए। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो खलास, 2 जीरो से 2 जीरो खलास, 12 दूनी 24, 12 12 में 144 और 5 दूनी 10 से 10 खलास और 12 के साथ ही गुणा करा देंगे तो 12 एकन 12, 100 रुपया उस कैलकुलेटर का दाम हम रखेंगे। उस कैलकुलेटर का दाम हम 1200 रुपया रखेंगे, तब जाके ये सवाल का उत्तर आएगा। बातें समझ में आ जाएंगी ना। इस प्रकार से इसको एक लाइन में लगाया जा सकता है, लेकिन समझ कर तब। जैसे क्या है, कुल खर्च कितना है 24% और सॉरी कुल डायरेक्ट लेबर कास्ट मतलब श्रम लागत कितना है 24%, जो बराबर किसके है 1 लाख के। अब कह रहा है 1% का मान कितना होगा बटे में 24। अगर हम 100 निकाल लेंगे तो पूरा खर्च आ जाएगा टोटल, चाहे लेबर चार्ज हो, चाहे ऐड हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे बात समझ रहे हैं, चाहे जो ट्रांसपोर्टिंग हो, चाहे जो। अगर इसमें 500 से भाग दे देंगे तो एक की लागत आ जाएगी और हमें फायदा लेना है 44%, तो 144% का मान ज्ञात कर लेना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और देखोगे 12 दूनी 24, 12 12 में 144, 5 दूनी 10 से 10 खत्म, 12 एकन 12, 100 सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। बस इतना सही करना है। बातें समझ गए ना। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। जो आपके इस YouTube चैनल पर 10 का दम चल रहा है रेलवे की परीक्षा की दृष्टि से, किसी भी परीक्षा की बात करें उसके लिए फायदा करेगा ही करेगा, क्योंकि गणित में कोई बदलाव नहीं होता है, केवल अंक बदल जाता है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।